आदाब, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं विपुल आपको दोस्त एक बार फिर से आपके बीच जुड़ चुका हूं और आज इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, मेरे कुछ दोस्तों का बहुत सवाल आ रहे थे कि एबीसी एनालिसिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये सब बातें हो रही थी। एबीसी एनालिसिस के बारे में यहाँ पर मेरे से पूछ रहे थे, क्या हमें फॉलो करना चाहिए? जैसे काफी सारे टीचर्स देते हैं, क्या हमें फॉलो करना चाहिए? तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ। बाकी अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देकर जरूर यहाँ पर अपना फीडबैक देना। देखिए, एबीसी एनालिसिस को फॉलो करना, एक तरीके से मैं आपको बता दूं, एबीसी एनालिसिस को ना ही फॉलो करें तो बेहतर होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, एबीसी एनालिसिस का मतलब क्या होता है? कुछ टीचर्स क्या करते हैं, उसको ए कैटेगरी को मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स बता देते हैं, बी कैटेगरी को उससे थोड़े से कम इंपोर्टेंट और सी को तो लीस्ट इंपोर्टेंट बता देते हैं। और इससे क्या होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सी कैटेगरी वाले जो यहाँ पर आपके चैप्टर्स होते हैं उनको आखिरी में छोड़ जाते हैं, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है और एक मेंटेलिटी बन जाती है और एक सोच बन जाती है कि ये पेपर में नहीं आएंगे, और वो छोड़ के चले जाते हैं। और कई बार यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर खेल हो जाता है उनके साथ। मैं आपको बताता हूँ, कुछ एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा आपको, मेरे अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा, ताकि आपकी आंखें खुल जाए, ताकि आप ये शॉर्टकट्स ना अपनाए। देखिए, एबीसी एनालिसिस मैं पहले बता दूं किस किस को फॉलो करनी चाहिए। एबीसी एनालिसिस उस स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है, जिसके पास टाइम की कमी है, जिसके पास 2 महीने 1 महीना है, उसको क्लासेस भी करनी है, यहाँ पर कोचिंग्स भी करनी है, नहीं लग रहा कि पास हो पाएगा। तब क्या कर सकता है? तब वो एबीसी एनालिसिस की तरफ जा सकता है, क्योंकि एबीसी एनालिसिस मतलब आपका एक तरीके से शॉर्टकट है। आपको 100% पढ़ के जाना है, क्योंकि आईसीआई के लिए कोई एबीसी एनालिसिस नहीं होता। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखिए, हर किसी को पता है कि ये चैप्टर्स आएंगे आएंगे, तो वो एक कैटेगरी है, उसमें आपको कोई दो राय नहीं है। आपको पता है कि एफआर के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, रेवेन्यू 50 नंबर के आएंगे, वो तो आएंगे ही यार। उसमें तो क्या ए करोगे आप, क्या बी करोगे। ऐसे ही डीटी में एनआर टैक्सेशन हो गया, ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, पीजीबीपी हो गया, और आपका ये टीडीएस हो गया, असेसमेंट हो गया। इनमें से आपको पता है कि एक एक क्वेश्चन आपके 100% आने ही आने हैं, तो आप इनको तो पहले ही करोगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन क्या होता है, एबीसी के चक्कर में बच्चे वो जो सी कैटेगरी है ना, उसको निगलेक्ट कर जाते हैं, उसको छोड़ जाते हैं, और वो एमसीक्यू में, थ्योरी के फॉर्म में, और एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। और आप देखिए, जब आप छोड़ने की सोचते हैं, जब आप एबीसी करके जाने की सोचते हैं, तब आपको एक रिस्क ये रहता है कि आप सोचते हैं कि चॉइस में छोड़ दूंगा। लेकिन आपको क्या पता जो क्वेश्चन आईसीआई पूछ रहा है कि क्या वो आ जाए, आपको आता होगा। और यही अक्सर होता है कि मेरे को जो रियलाइज हुआ कि जो बाकी जो चैप्टर हम छोड़ के जाते हैं, उसी में से आसान आसान से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, थ्योरी के क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे आईडीटी की बात करें, डीटी की बात करें, एफआर की बात करें, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। और जो चैप्टर्स पे हम इतना फोकस करते हैं, जिनको ए कैटेगरी करके चलते हैं, जैसे आपका कंसोलिडेशन हो गया, पीजीबी, ये आपका पीजीबीपी हो गया, ये चैप्टर्स कुछ ऐसे होते हैं जिनमें गलतियां इतनी होती है, और आपको 14 में से 20 में से 8-10 नंबर लाना भी मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट के लिए। तो बस यही मैं अपने दोस्तों को कहूंगा कि एबीसी में ना पढ़े। और मैं आपको कुछ और एग्जांपल बताता हूँ कि एबीसी कैटेगरी क्यों खतरा है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पीछे जाते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, नवंबर 23 के अगर एग्जाम की बात करें, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर की मैं बात करता हूँ। उस पेपर के अंदर कुछ महान टीचर्स थे हमारे, मतलब कुछ नहीं यार, सारे ही मतलब उसी उस हिसाब से चलते हैं। मैं आपको बता दूं एबीसी का ये कैटेगराइजेशन कैसे होता है, कैसे ये टीचर्स एबीसी बनाते हैं, मैं आपको बता दूं। देखिए, अब आपको पता है ये चैप्टर्स आने ही आने हैं, वो तो ए कैटेगरी में डाल देंगे। उसके बाद जो बैलेंस चैप्टर होते हैं, उनको कैसे करते हैं ये कि ये देखते हैं कि पिछली बार पेपर में आया है, नहीं आया। अगर वो पिछली बार पेपर में आ चुका है तो इस बार नहीं आएगा, उसको सी में डाल दो। ये पेपर में आ चुका है, नहीं आया बहुत टाइम से, तो इसको बी में डाल दो या उसको ए में डाल दो। वो इस हिसाब से एबीसी की कैटेगराइजेशन होती है। तो ये होता है। और मैं आपको बता दूं, मई 23 में जो मैं आपको बता रहा हूँ, मई 23 के अंदर ये खेल हुआ था। एफआर के पेपर के अंदर बच्चे सी कैटेगरी के चैप्टर्स, बहुत सारे सी कैटेगरी के चैप्टर्स थे, जो अलग अलग काफी टीचर्स ने बता रखे थे, मोस्टली वही कॉमन ही होते हैं। उसमें यहाँ पर पेपर कितने नंबर का आया, मैं आपको आंखें खोल दूंगा आपकी। उसमें से पेपर 54 नंबर का आया, 54 मार्क्स का, जिसमें से टीचर्स कहते थे 10 से 12 नंबर, 15 नंबर का पेपर आएगा। 54 मार्क्स का आया था। और मैं आपको एक एक क्वेश्चन भी गिनवा सकता हूँ कि कैसे वो 54 मार्क्स का पेपर आया था। हर एक चैप्टर जो बच्चा छोड़ के जाता है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग छोड़ के जाता था बच्चा, वो इंडेक्स 1 छोड़ के जाता था, इंडेक्स 8 छोड़ के जाता था, मतलब जो यहाँ पर 37, 10, 24 यहाँ पर रिलेटेड पार्टी जो आज तक नहीं आया, वो तक आ गया था। क्योंकि हर टीचर ये कहता था रिलेटेड पार्टी नहीं आएगा, आज तक नहीं आया तो आज भी नहीं आएगा, लेकिन इंस्टीट्यूट यहाँ पर सब सुनता है, सब देखता है, उसको सब पता है कि बच्चा क्या छोड़ के आएगा। क्योंकि अगर वो पैटर्न के हिसाब से जो आप सोच के जा रहे हैं उस हिसाब से पेपर बना देगा, तो हर कोई बच्चा पास हो जाएगा ना। फिर दिक्कत ही कहाँ आएगी? फिर मतलब फेल कैसे करेगा वो? फिर वो 10% रिजल्ट कैसे आएगा? फिर तो हर कोई पास हो जाएगा, सबको पता है कि ये चैप्टर में से आएगा। तो वही मैं आपको कहने वाला हूँ कि यार एबीसी में ना पढ़े तो बेहतर होगा। एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ।
जो मेरे दोस्त ये गलती करते हैं कि एक क्वेश्चन पिछली बार आ गया तो इस बार नहीं आएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ, ये बेवकूफी ना करें। मैं देखता हूँ, नवंबर 22 का मैंने एग्जाम दिया था, तब मैंने सुना कि तब मैंने देखा ऑपरेटिंग सेगमेंट का एक क्वेश्चन था, वो मई 22 में भी आया था। तो कई टीचर्स ने कहा ये सी कैटेगरी है, इसमें से ज्यादा मुश्किल है क्वेश्चन, आएगा तो चल। मई 23 मई मतलब नवंबर 22 में तो आ गया वो क्वेश्चन। उसके बाद मई 23 का जब एग्जाम था, तब लोगों ने कहा कि यार ये क्वेश्चन नहीं आएगा, अब ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं आएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऑपरेटिंग सेगमेंट। और और आप मानोगे कितने नंबर का ऑपरेटिंग सेगमेंट का क्वेश्चन आया था? 16 नंबर का ऑपरेटिंग सेगमेंट का क्वेश्चन आया था। जिस किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो जो इतना लंबा क्वेश्चन, जो फॉर्मेट के अंदर आपको बस पोस्टिंग करनी थी क्वेश्चन देख के, लेकिन अगर आप छोड़ के जाते तो आपके वो जीरो थे एक तरीके से। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम होता है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, नवंबर 23 के अंदर हर कोई नहीं कह सकता था कि ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा, क्योंकि हर कोई कहता था इतना सिंपल क्वेश्चन है और आ चुका है एक बार 16 नंबर का, अब नहीं आएगा। वही का सेम क्वेश्चन 8 नंबर में उठा के दे दिया आईसीए ने। तो आप क्या कर सकते हैं? इसलिए मैं आपको बस रियलिटी बताने वाला था कि ना पड़े इस चक्कर में। एबीसी एनालिसिस कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपको एबीसी एनालिसिस के हिसाब से पढ़े, लेकिन सी कैटेगरी को छोड़े ना, निगलेक्ट ना करे, क्योंकि एक पेपर ऐसा उल्टा सीधा आईसीए करता है जिसमें अनएक्सपेक्टेड कर देगा एसएफएम में, जिसको आप सी कैटेगरी चैप्टर सोच रहे हो उसमें से 40 नंबर का 30 नंबर का पेपर दे दे, तो आप कुछ नहीं कह सकते। कोई आपका पैटर्न नहीं है आईसीए का। आप कुछ नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों करा है, क्यों नहीं किया, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं है आपकी। तो इसीलिए आपका दोस्त भी पुलिस तरीके से जुड़ता रहेगा। अपना प्यार दे, लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, अपने दोस्त को बस प्यार देते रहे इस तरीके से। टाटा बाय बाय, सी यू, बाय बाय।